हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इसमें का कुछ क्वेश्चन जो है यूनिट कॉस्टिंग का है और कुछ क्वेश्चन जो है आपका टेंडर प्राइस का है। तो फ्रेंड्स, यूनिट कॉस्टिंग के जो भी क्वेश्चन है आप फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ करके जाइएगा, उपयोगी है उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पैकेजिंग कॉस्ट इज ए है प्रोडक्शन कॉस्ट, बी है सेलिंग कॉस्ट, सी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ए है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन, बी है कॉस्टिंग, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आपका बी, कॉस्टिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है द फॉलोइंग इज द ओवरहेड कॉस्ट। तो इसमें से कौन जो है ओवरहेड कॉस्ट है? तो ए है सेलिंग, ए है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेज, बी है आपका सेलिंग एक्सपेंसेज, सी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी के सभी जो है ओवरहेड कॉस्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ऑल सच एक्सपेंसेज व्हिच आर इनकर्ड for creating and enhancing the demand for the product are। ए है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, बी है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी खर्चे जो होते हैं आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं क्या करने के लिए भाई, डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो वो होता है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। यहां पर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका जो योग होता है, सम होता है, ये क्या कहलाता है भाई? प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस को अगर जो ऐड कर देते हैं तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या आप कह सकते हैं वर्क कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 7 है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू। तो ए है आपका फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट, बी है आपका फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सी है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आपका सी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट। तो इसमें से कौन सा मेथड है प्रॉफिट को इंक्रीज करने का? तो कह रहे कि ए, इंक्रीज द सेल प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। बी आपका इंक्रीज द मार्केट, तो ये भी आपका सही है। और सी आपका रिड्यूस टोटल कॉस्ट, अगर हम टोटल कॉस्ट में कमी करते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट। ए है आपका सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर, बी है प्राइम कॉस्ट, सी है इंश्योरेंस कॉस्ट और डी है रिपेयर कॉस्ट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट में जो है ना सभी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आते हैं और वो सभी के सभी जो होते हैं वेरिएबल नेचर के होते हैं। ठीक है, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो ए है आपका परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, बी है आपका परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सी है आपका परसेंटेज ऑन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डी है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहां पर जो है आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है सी, परसेंटेज ऑन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 11 है द फॉलोइंग मेथड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आपका डी, मैन हावर्स रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, द फॉलोइंग कॉस्ट हेल्प्स इन टेकिंग मेक और बाय डिसीजन। ए स्टैंडर्ड कॉस्ट, बी मार्जिनल कॉस्ट, सी है डिफरेंशियल कॉस्ट और डी है संक कॉस्ट। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, टू कंट्रोल कॉस्ट इट इज इसेंशियल टू कीप कंट्रोल ऑन। ए है आपका प्राइम कॉस्ट, बी है आपका ओवरहेड्स, सी है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड टूल्स कॉस्ट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्चुअल कॉस्ट और ए है द कॉस्ट इनकर्ड, बी है द बजटेड कॉस्ट, सी है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट और डी है आपका फोरकास्टेड कॉस्ट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ए द कॉस्ट इनकर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ऑल सच एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ द सैलरी पेड टू द फोरमैन इन चार्ज ऑफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ए है आपका इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट, बी है आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, सी आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट और डी है आपका सर्विस डिपार्टमेंटल कॉस्ट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। ए है डायरेक्ट कॉस्ट, बी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, सी है फर्स्ट कॉस्ट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए डायरेक्ट कॉस्ट, COST होगा डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज कॉल्ड। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या आप कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, टोटल ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स इज कॉल्ड। तो आपका जो ये हो जाता है फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर सकते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, वर्क्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। तो ए है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सी है आपका टोटल कॉस्ट और डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट विल बी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी 100%। और आपको मैं ये सॉल्यूशन स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। लेट्स सेल बी RS 100, यानी हम यहां पर सेल को 100 मान लेंगे और प्रॉफिट जो कहा है कि क्वेश्चन में कि 50% ऑन सेल है, तो अगर 100 का हम 50% निकालेंगे तो 50 रुपीज होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, और मुझे कॉस्ट जब निकालना है तो आपको तो पता ही है जब सेल्स में से हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कॉस्ट आता है। तो हम कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 50% ऑफ 100 यानी 50 रुपीज। आप जब माइनस करेंगे तो 50 जो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और 50 का आप x% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 आएगा, मैंने 50 जो दिया है आएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप तिरछा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 और 100 में तो आपका हो जाएगा ये 5000 और ये 50x होगा और 50x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5000 और आप x इज इक्वल टू कर सकते हैं 5000 अपॉन 50, तो आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है फ्रेंड्स, इफ कॉस्ट इज RS 24,000 and 20% profit has to be calculated on selling price, then the amount of profit will be। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है कॉस्ट आपका 24,000 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट जो कहा है कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस पर, चूंकि हमें सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है और उसी पर हमें 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले
हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू आपका 24,000 हो जाएगा, और सेल को हम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि सेल हमें नहीं पता है तो 100 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और आप चूंकि प्रॉफिट कहाँ है, सेल का, तो सेल का 20% जब निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट 20 रुपीज आएगा, ठीक है। और कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो आपने सेल 100 एज्यूम किया है, तो 100 में से जब 20 रुपीज प्रॉफिट घटाएंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट आपका यहाँ पर 80 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। और आप ये 24,000 का 20% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 24,000 जो है कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 80% को रिप्रेजेंट करता है, यानी 24,000 जो है वो कॉस्ट है, और कॉस्ट 80 को रिप्रेजेंट करता है, तो 80 से डिवाइड कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट निकल करके आएगा वो 6,000 निकल करके आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट देन इट विल बी प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो यहां पर परसेंटेज है फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो यहां पर भी हम सपोज कर लेंगे कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 100 है, ठीक है। वहां सेल हम 100 एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि सेल पे निकालना था, यहाँ पे हमें कॉस्ट पे निकालना है, तो क्या है हमारा कॉस्ट हमने एज्यूम कर लिया कि 100 है, ठीक है। तो जो हमने एज्यूम किया कॉस्ट प्राइस वो क्या है 100, और सेलिंग प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स, तो कॉस्ट का 25% का है, तो कॉस्ट 100 है, तो उसका 25% 20 रुपीज होगा, अब 20 रुपीज अब ऐड कर देंगे कॉस्ट में यानी 100 में, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है 125 आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट आपका 25 रहेगा ही। और परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो किसका 125 का, 125 आपका क्या है सेल है, तो उसका x% आप निकाल रहे हैं, तो आपका 25 आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप तिरछा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 में 100 से, तो 25 100 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 125 x इक्वल टू 2500, और x इक्वल टू 2500 अपॉन 125, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 20%। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.33% जो है, देन प्रॉफिट विल बी, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 6,000 का। अब ये कैसे होगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली चूंकि कॉस्ट दिया और कॉस्ट पर पूछा है, तो 18,000 का आप 33.333% निकाल लीजिए, या आप कर सकते हैं 33.33 को आप फ्रैक्शन में अगर बदलते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 18,000 का 1/3 आप निकालते हैं तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज डिडक्टेड फ्रॉम। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए वर्क्स कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, तो डायरेक्ट वेजेज, ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन जनरल ऑफिस ओवरहेड्स इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, तो यहां पर वर्क कॉस्ट आपका होगा वर्क्स कॉस्ट, सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, व्हेन एन ऑफर विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इज गिवन इन रिटन फॉर्म इट इज कॉल्ड एज। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए टेंडर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट टाइप ऑफ टेंडर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी सेलेक्टेड टेंडर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन टेंडर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो आपका ए वाला ऑप्शन है निगोशिएटेड टेंडर्स, बी है सिलेक्टेड टेंडर्स, और सी है आपका ओपन टेंडर, तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अ टेंडर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्लस टेंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच टाइप ऑफ टेंडर एनी एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर विलिंग टू डू वर्क इज अलाउड टू बिड। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए, ओपन टेंडर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब टाइप ऑफ ओपन टेंडर। तो ए है आपका लोकल कॉम्पिटेटिव बिडिंग, और बी है आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग, और सी है आपका बोथ ए एंड ई, और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, नॉन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इन विच टाइप ऑफ टेंडर आर्किटेक्ट इनवाइट्स टेंडर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो ए होगा आपका सही ऑप्शन लिमिटेड टेंडर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है, when tender is available to only limited number of contractor to fill up the tender is called as। तो selected tender होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, when negotiation are done with only few contractors for the cost of work then such tenders are called as। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, negotiated tender। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ए है आपका टेंडर नोटिस, बी है आपका टेंडर फॉर्म, और सी है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ए है आपका स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, बी है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सी है अप्रूव्ड ड्राइंग्स, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ टेंडर टेंडर नोटिस इज पब्लिश्ड इन मिनिमम डेली न्यूज़पेपर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका A2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट इंक्लूडेड इन टेंडर नोटिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बी, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये टेंडर नोटिस में पहले ही स्पेसिफाई नहीं रहता है, ठीक है। जिसको टेंडर मिलता है वो बाद में उसका नाम जो है मेंशन किया जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर नॉट मेंशन्ड इन टेंडर नोटिस। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, डेट ऑफ वर्क कमेंसमेंट। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।